अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इंसान हजारों वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और वो सवाल है, मैं कौन हूं। आप भी कई बार अपने आप से पूछते होंगे कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है। प्राचीन काल में कई लोगों ने इसका उत्तर तलाशने के लिए अध्यात्म की मदद ली है। कई राजाओं ने अपना राजपाट छोड़कर हिमालय जाकर तपस्या भी की है, और आपने भी कभी ना कभी ये सवाल अपने आप से जरूर पूछा होगा कि मैं कौन हूं, और इसका जवाब खोजने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आज के युग में आपकी 5 चीजें ही आपकी पहचान बताती हैं, और वो 5 चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला है आपका नाम, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका पेशा, फिर चौथा आपका घर, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन आपका असली एड्रेस अब आपके घर का पता नहीं, आपका पिन कोड भी नहीं, बल्कि अब आपका असली एड्रेस है आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक अकाउंट और आपका ट्विटर अकाउंट, और सोशल मीडिया पर आपके जितने भी और अकाउंट्स हैं, यही अब आपके असली एड्रेस हैं। अब लोग अपने ईमेल एड्रेस के जरिए ऑपरेट करते हैं, अपने घर में नहीं। सोशल मीडिया पर आप अपने दोस्तों और परिवारों को फॉलो करते हैं, किसी खबर को लेकर अपनी पसंद या नापसंद के बारे में बताते हैं और शेयर भी करते हैं। आजकल नौकरी, बिजनेस, यहां तक कि शादी के लिए भी दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी इकट्ठा करते हैं। यानी अब एक दूसरे से आमने सामने मिलने का चलन समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर ही आपकी असली पहचान मौजूद है, और एक बार अगर आपने अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो आप बेशक इस दुनिया से चले जाइए, आप एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाएंगे ही, लेकिन वो तस्वीर सदा के लिए अमर हो जाएगी। अब वो तस्वीर हट नहीं सकती। आपकी ये पहचान अब ज्यादा मजबूत और सटीक हो गई है, क्योंकि वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा समय बिताया। हर दिन 4.5 घंटे, जबकि उससे पिछले साल 2019 में 3 घंटे बिता रहे थे। इसका मतलब है पिछले 1 साल में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए हैं। 1 साल में 68 दिन। अब यह फैसला आपको करना है कि आप ये कीमती समय अपने परिवार को देंगे या फिर इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमीर बनाने में नष्ट कर देंगे। आपको लगता होगा ये सब आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन आप जो समय लगाते हैं अपने स्मार्टफोन पर, इससे कोई ना कोई कंपनी अपनी जेबें भर रही है। भारत में ऐप डाउनलोड जो होता है वो भी पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा हुआ। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत अब दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। देश में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको मुफ्त सर्विस देकर आपकी ही निजी जानकारियां इकट्ठा करे और उसे फिर लाखों करोड़ों रुपए के मुनाफे में बदल दे। इस तरह से कुछ समय के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, और ऐसी कंपनियां किसी भी लोकतांत्रिक सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती हैं, और कुछ मामलों में तो बन भी गई हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में भस्मासुर नाम के राक्षस का जिक्र है, आपने पढ़ा होगा। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये कि उसने भगवान को ही भस्म करने की कोशिश की। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आधुनिक युग की भस्मासुर हैं। इनके पास आपके डेटा का वरदान है, और अब इसका इस्तेमाल वो आप ही के सिर पर रखकर आपको भस्म करके कर रही हैं। उदाहरण देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की मनमानी का सबसे बड़ा शिकार हुए हैं। हम यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफदारी नहीं कर रहे, जो उन्होंने किया वो तो गलत है ही, लेकिन यहां आप मामले को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनियों की मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उनको सफलता के शिखर तक चढ़ाने वाली यही कंपनियां थीं, और वहां की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक ताकत बढ़ाई और अमेरिका के समाज में भेदभाव फैलाया, अब उन्हीं कंपनियों ने ट्रंप को डंप कर दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी कंपनियां कई देशों से, उनकी सरकारों से भी बड़ी ताकत बन चुकी हैं। अब असली सुपर पावर अमेरिका नहीं है, ये कंपनियां हैं।
इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों का नेटवर्थ 460 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। आप तो शायद लिख भी नहीं पाएंगे इसको। दुनिया में 194 देश हैं और उनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है और भारत की जीडीपी इन कंपनियों के नेटवर्थ के मुकाबले आधी से भी कम है। अब समझिए कि कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति कैसे बनी। आपके डेटा का विश्लेषण करके ये कंपनियां एक तरह से आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को स्कैन कर लेती हैं। इस डेटा का इस्तेमाल डिजिटल विज्ञापन दिखाकर आपके विचारों और फैसलों को बदलने के लिए किया जाता है। विज्ञापनों को देखकर ही आप हर 10 में से 9 मौकों पर किसी वस्तु को खरीदने का आखिरी फैसला करते हैं। टीवी के विज्ञापनों को देखकर हर 10 में से 6 लोग किसी चीज को खरीदने का फैसला करते हैं और इस समय ऑनलाइन विज्ञापन देखकर ऐसा करने वाले हर 10 में से सिर्फ 4 लोग हैं। लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने यूजर्स को भी एक प्रोडक्ट बना लिया है और मुनाफा कमाने के लिए उनकी प्राइवेसी तक की नीलामी कर दी है। यह काम पिछले कई वर्षों से हो रहा है, आपको शायद पता ही नहीं चला होगा। अब इसका स्तर और ज्यादा व्यापक हो चुका है जब से व्हाट्सएप ने आपको यह बताया है कि उसने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल दी हैं। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक पर आरोप लगाया था कि उसका इस्तेमाल रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और सामूहिक नरसंहार के लिए किया गया। तब फेसबुक ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। फेसबुक ने ही कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को 5 करोड़ यूजर्स का डेटा दे दिया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया गया। फिर 2018 में फेसबुक पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने का भी आरोप लगा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए हुए जनमत संग्रह को प्रभावित करने के आरोप भी फेसबुक पर लगे और भारत के कुछ विधानसभा चुनावों में भी दखल देने के आरोप फेसबुक पर लग चुके हैं। भारत में डिजिटल उपनिवेशवाद को रोकने के 3 मॉडल हो सकते हैं। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपको गुलाम होने से कैसे बचाया जा सकता है, नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे। ये तीनों मॉडल एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा करना और आपको गुलामी से बचाना। इसका पहला और प्रभावशाली तरीका है यूरोपियन यूनियन जैसे कड़े कानूनों का निर्माण करना। अगर कोई कंपनी यूरोप के लोगों का डेटा कलेक्ट करती है तो उसे वहां के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनकी आमदनी के 4% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ने 2017 से अब तक अकेले गूगल पर ही लगभग 70,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सोचिए, 70,000 करोड़। फेसबुक पर भी 890 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई और इस जुर्माने से ही इन कंपनियों को डर लगता है। यूरोप में यूजर्स जब चाहें अपने पर्सनल डेटा को नष्ट करने की डिमांड कर सकते हैं। अगर वहां कोई डेटा लीक होता है तो उससे प्रभावित लोगों और अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। तो आप कड़े नियम बना सकते हैं यूरोप जैसे। भारत में भी डेटा सुरक्षा कानून कम से कम यूरोपियन यूनियन जैसे या फिर इससे भी ज्यादा कड़े होने चाहिए। अब बहुत समय हो गया, भारत सरकार को यह काम सबसे पहले करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके 135 करोड़ लोग डिजिटल गुलाम बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी कंपनियों की दादागिरी रोकने का दूसरा मॉडल है चाइना का मॉडल। चीन ने विदेशी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी है, उन्हें बाहर ही रोक दिया है। उनके कानून के मुताबिक चीन के लोगों का डेटा विदेशों में स्टोर नहीं हो सकता। इसी नियम के तहत फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी कंपनियों को चीन में ब्लॉक कर दिया गया है और यह वहां घुस भी नहीं सकती। इसका फायदा वहां की स्थानीय कंपनियों को मिला, लोकल कंपनियों को, और वहां की लोकल कंपनियां चीन की सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह से समझती हैं। अब वो ग्लोबल स्तर तक पहुंच चुकी हैं और वहां के कानूनों की वजह से ही चीन के नागरिकों का डेटा उनके देश में पूरी तरह सुरक्षित है। डिजिटल उपनिवेशवाद से बचने का तीसरा मॉडल है अमेरिका का मॉडल। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक पर यह दबाव बनाया कि वो अपनी कंपनी को अमेरिका की ही किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच दे। उन्होंने बाहर की कंपनियों को कहा कि अगर आपको अमेरिका में ऑपरेट करना है तो अपनी अमेरिकन सब्सिडियरी को आप किसी दूसरी अमेरिकन कंपनी को बेच दीजिए।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि टिकटॉक के पास मौजूद अमेरिका के लोगों का डेटा सुरक्षित रहे और वो अमेरिका में ही रहे और चीन उस डेटा का इस्तेमाल अपने लिए ना कर पाए। अगर भारत ने इन तरीकों में से किसी एक को नहीं अपनाया तो हमारे करोड़ों लोगों के डेटा उन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास चले जाएंगे जिनका एकमात्र लक्ष्य डेटा बेचकर पैसा कमाना है। इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने की अनुमति देना भी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे इन कंपनियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी मोनोपोली स्थापित करने का मौका मिल गया और सोशल मीडिया से लेकर वो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। आप ऐसी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर सकते हैं। यह कंपनी समंदर के रास्ते भारत आई, फिर व्यापार के बहाने इसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले इस सबक को भारत से बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी देशों तक अपना डिजिटल उपनिवेशवाद पहुंचा रही हैं और धीरे धीरे आपके मोबाइल फोन से होते हुए आपके विचारों पर कब्जा कर रही हैं, यानी आपको मानसिक रूप से अपना गुलाम बना रही हैं। और ये कंपनियां अमीर हो रही हैं जबकि हम अपनी पहचान खो रहे हैं। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कोई टेक्नोलॉजी कंपनी किसी कानून का विरोध शुरू कर दे और भारत सरकार को या फिर हमारे प्रधानमंत्री को भी अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दे। लेकिन हमें ऐसे हालात का इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे देश में सख्त कानून हमें बनाने चाहिए। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के नेता थे जिन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को समझा था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो सत्ता में आएंगे, यानी आज से 7 साल पहले 2014 में, तो वो सबसे पहले प्राइवेसी के कानून लेकर आएंगे और इन डिजिटल कंपनियों को, जिन्हें कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं आजकल के कलयुग की, उन्हें वो रोक देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फेसबुक जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में प्रवेश कर गईं, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भारत में प्रवेश कर गईं और उन्होंने अपना पेमेंट मॉडल भी इस देश में शुरू कर दिया है। वो सबसे खतरनाक बात है क्योंकि अब ये आपके दिमाग और आपकी जेब दोनों पर कब्जा कर लेंगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का विरोध करने के लिए आजकल लोगों ने सोशल मीडिया पर भी बड़े क्रिएटिव मीम्स का इस्तेमाल किया है और ये मीम्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। उनमें से एक मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि ये आप देखिए, ये है जो व्हाट्सएप ने कहा है कि हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरीके से है। यानी प्राइवेसी तो वो कह रहे हैं लेकिन वो प्राइवेसी किसी काम की नहीं है। वो प्राइवेसी पूरी तरीके से पारदर्शी है और आपका कोई भी डेटा आज ये कंपनियां जब चाहें तब उठा सकती हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आम लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में देश के आम लोगों की डेटा सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है और हम भी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं, आज भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस देश में कड़े प्राइवेसी कानून लाने चाहिए, बनाने चाहिए। और एक बात आप याद रखिए, ये सारी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां चाहती हैं कि आप एक दूसरे से वाद विवाद करें, आप एक दूसरे से असहमत हों, आप एक दूसरे को ट्रोल करें, आप अपनी चीज़ों को ट्रेंड कराएं और आप आपस में लड़ें, क्योंकि जितना आप आपस में लड़ेंगे इनके माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए उतना इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगी। इसलिए इनका पूरा कंटेंट, इनके सारे वीडियो, हर चीज़ इस बात पर निर्भर करते हैं, इस सिद्धांत पर चलते हैं कि ये कैसे आपको आपस में एक दूसरे से लड़वा सकें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.